हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सेंसिटिव स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास के राजनीति विज्ञान का भाग ब के अंदर भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। अध्याय 1 जिसके अंदर दे रखे हैं भारतीय संविधान, संविधान की विशेषताएं। यानी किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए उस देश का एक संविधान बना होता है। कहने का मतलब है एक कानूनी दस्तावेज बना होता है जो उस आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के संविधान में, किसी भी देश के संविधान के अंदर, उस संविधान के अंदर उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, यानी किसी भी देश के संविधान के अंदर उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उस देश की आस्था के बारे में और उस देश के लोगों के विश्वासों और उनके आधारभूत शाश्वत मूल्यों को समाहित करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी देश के संविधान के अंदर उस देश की राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसके अंदर उस देश की आस्था होती है, उस देश के लोगों का विश्वास होता है और उसके अंदर आधारभूत शाश्वत मूल्यों को समाहित करते हैं उस संविधान के अंदर। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान है जो संविधान सभा ने बनाया। यह आपको ध्यान रखना, इन भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। ठीक है, भारत के संविधान निर्माताओं ने देश की ऐतिहासिकता, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। यानी संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने देश की ऐतिहासिकता, सामाजिकता, सांस्कृतिकता और धार्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं, यानी आदर्शों का उल्लेख, भारतीय संविधान के आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया। ध्यान रखना, यानी जो आदर्श समाहित हैं, यानी भारतीय संविधान का मूलभूत आदर्श, लक्ष्य और उसका उद्देश्य वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर दिया गया। और इसके साथ ही भारतीय संविधान में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि परिस्थितियों के अनुसार, यानी जैसी स्थिति होती है उसके अंदर संविधान के अंदर परिवर्तन भी कर सकते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है संविधान के अंदर संशोधन भी। जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुकूल संविधान के अंदर संशोधन करने की व्यवस्था भी की गई है। हमारे जो संविधान का निर्माण है संविधान सभा ने किया है और इसका निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरी हुई। ये एक बेसिक जानकारी है, यानी किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, संविधान के अंदर किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश की आस्था, उनके विश्वास, आधारभूत शाश्वत मूल्यों को आदि को समाहित करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि उस देश की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखकर संविधान का निर्माण किया जाता है। और भारत के अंदर भी इन्हीं सभी को ध्यान में रखकर संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। और फिर उसका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब दे रखे हैं विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। इसका मतलब है
भारत का जो संविधान है वो प्रभुत्व संपन्न है, यानी किसी के द्वारा थोपा गया नहीं है। यानी देश जो संविधान है उस संविधान में संपूर्ण शक्ति भारतीय जनता की, यानी पूरी की पूरी जो शक्ति है संविधान की वो जनता के अंदर निहित है। और इसके प्रस्तावना में कहा गया है, यानी प्रस्तावना की शुरुआत शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। उसमें यह बताया गया है कि संविधान को अंगीकृत यानी लागू करना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित भारत के लोग खुद करते हैं, यानी स्वयं भारत के लोग उस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। यानी कहने का मतलब जनता स्वयं उसको अंगीकार, अधिनियमित और उसको अपनाती है। अब दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना संविधान के मौलिक उद्देश्यों, यानी संविधान के मौलिक उद्देश्यों को व संविधान के लक्ष्यों को प्रदर्शित करती है। यानी संविधान का क्या उद्देश्य है, संविधान का क्या लक्ष्य है, वो सब कुछ प्रस्तावना में बताया जाता है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा, इन्होंने बताया है कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, यानी प्रस्तावना को उन्होंने संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया। संविधान को राजनीतिक कुंडली है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले संविधान के अंदर प्रस्तावना दी गई है वो पूरे संविधान के अंदर राजनीतिक कुंडली के रूप में बनी हुई है। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया, यानी भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, क्योंकि इसके अंदर संविधान के मौलिक उद्देश्यों और उसके लक्ष्यों के बारे में बताया गया। और इसके शुरुआत में शब्द लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसका मतलब होता है कि संविधान की अंतिम शक्ति भारतीय जनता में निहित है, भारतीय जनता के अंदर है। यानी सर्वोच्च जो शक्ति होती है वो जनता के अंदर नहीं होती है, जनता ही सब कुछ होती है। इसके बाद में तीसरी विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंदर कुल 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट हैं। यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसके अंदर 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट हैं। और अब तक जो 12 की किताब में दे रखा है उसके अंदर 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं, वर्तमान में और बढ़ गए हैं। और जो 101वां संविधान संशोधन था वो जीएसटी का था। और विश्व के अन्य देशों का अगर संविधान के बारे में देखा जाए तो अमेरिका के अंदर कुल अनुच्छेद 7 है। अगर कनाडा की बात की जाए तो उसके अंदर टोटल 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 128 अनुच्छेद है। और दक्षिणी अफ्रीका के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पर 153 अनुच्छेद है। इसीलिए भारतीय संविधान की विशालता के बारे में हरि विष्णु कामत ने कहा है, इन्होंने कहा है कि हमें गर्व है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता है लिखित व निर्मित संविधान। चार नंबर इसकी विशेषता है
लिखित व निर्मित संविधान। भारत का संविधान है वो लिखा गया है, यानी कहने का मतलब लिपिबद्ध है, यानी उसको क्रम के अनुसार पूरा लिखा गया है, लिखित एक दस्तावेज है। भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा ने तैयार किया, यानी संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया है और इसको निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और देश की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ संशोधन करने का भी प्रावधान किया है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया है कि 101 संशोधन अभी आपकी किताब के अंदर दे रखा है, अभी परिवर्तन और बढ़ गए हैं, 100 से अधिक 101 से अधिक हो गए हैं। तो कहने का मतलब है समय के अनुसार उसके अंदर परिवर्तन भी होते रहते हैं। नेक्स्ट, विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन व्यवस्था या प्रणाली एक ही है। भारतीय संविधान के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। शासन व्यवस्था को इसको अपनाया गया है। इसमें यह बताया गया है संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, ये कार्यपालिका यानी सरकार, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी शासन, संसदीय शासन प्रणाली में जो ये कार्यपालिका है वो हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके बाद में इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो पद गरिमा, वो प्रतिष्ठा का है, इसीलिए राष्ट्रपति का पद वो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख का है। और जो वास्तविक शक्ति होती है राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के अंदर नियुक्त होती है। कहने का मतलब है नाम मात्र का जो संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र का अध्यक्ष ये होता है और वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही संसदीय शासन व्यवस्था के साथ ही देश के अंदर, राज्यों के अंदर भी ये व्यवस्था अपनाई गई है। राज्य के अंदर भी जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख वो होता है राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल और राज्य की जो वास्तविक शक्ति होती है वो होती है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद राज्य की, उसके अंदर इसकी शक्ति निहित होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये 5वीं थी संसदीय शासन प्रणाली। इसके बाद में मौलिक अधिकार। नेक्स्ट 6 नंबर इसकी विशेषता है भारतीय संविधान के कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को समावेश किया गया है। मौलिक अधिकार और इसके साथ ही मौलिक या मूल कर्तव्य, इन दोनों का समावेश भारतीय संविधान के अंदर किया गया। तो देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में बताया गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। इसमें सबसे पहले जो मौलिक अधिकार दे रखा है, समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार है शोषण के विरोध अधिकार,
फिर 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है 5 नंबर संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। फिर दे रखा 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इधर देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। और मूल संविधान में, यानी शुरुआत के अंदर मूल संविधान में जब जैसे हमने संविधान को अपनाया है, तो उस समय इस संविधान के अंदर टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। और वो 7वां था संपत्ति का अधिकार। और इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, वो कानूनी अधिकार आएगा, जो 301 के अंदर इसका वर्णन किया गया। और इसके साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंदर एक नया अनुच्छेद जोड़ा 21A या 21 क, जो शिक्षा का अधिकार है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंदर एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये उनके अभिभावक का एक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। इसके बाद हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। ये हो गए मूल अधिकार। तो आपको ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसके अंदर समानता का अधिकार सबसे पहले, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध का अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और मूल संविधान के अंदर 7 थे। जो 7वां था वो संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो 301 के अंदर, अनुच्छेद 301 के अंदर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंदर कुछ परिवर्तन किया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा जो 21 का है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अभिभावक का मूल कर्तव्य है, अधिकार है उनका। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, तो देखिए मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के मूल संविधान के अंतर्गत नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था। जब इसको जोड़ा गया था तब ये 10 मूल कर्तव्य थे। अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और इसका उद्देश्य होता है मौलिक कर्तव्यों का कि जिसका पालन करना, यानी मौलिक कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। यानी प्रत्येक नागरिक का ये संवैधानिक कर्तव्य है, वो मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। इसके अंतर्गत जो 11वां जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वें
संविधान संशोधन 2002 के अंदर जो 11वां था, उसके अंदर बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा उनके अभिभावक का एक कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलवाए। यह था मौलिक कर्तव्य। तो हमारे मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। और इसका मौलिक कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है, कर्तव्य है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विशेषता, संविधान की नेक्स्ट विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए, इसमें इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। इधर देखिए, जो मौलिक अधिकार है इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में दे रखा है, और जो अनुच्छेद दे रखे हैं वो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में दे रखे हैं, और जो मौलिक अधिकार हैं ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दे रखे हैं। आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद दे रखे हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। फिर 51 अनुच्छेद 51 ए के अंदर मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जो भाग 4 ए या क दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। इसको नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है, नीति निर्देशक तत्व, सरकार जो भी कानून बनाएगी, नीति बनाएगी, वो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर कानून और नीति बनाएगी। तो कहने का मतलब है, इसीलिए सरकार को इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और ये नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वाद विवाद योग्य नहीं है। और ये नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताते हैं, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद में एक और विशेषता है समाजवाद। समाजवाद जो शब्द है वो शब्द मूल संविधान के अंदर कहीं पर नहीं था। इसको फिर बाद में प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया था, और जब इसको जोड़ा गया था उसमें प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया था, और ये संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़कर समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। इसके अंदर समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने व आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए अपनाया गया। यह आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना के अंदर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए व आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए इसको अपनाया गया। आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ।
और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।